बच्चों, संघर्ष फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये वैसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। चलिए बच्चों, बिना समय वेस्ट किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बच्चों, ऑप्शन कांच है, पानी है, हवा है और निर्वात है। बच्चों, ऐसे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है और लगभग हवा में भी समान होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर निर्वात का ऑप्शन है तो हमको निर्वात में टिक करना है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो निर्वात होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का बच्चों बात करें तो पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है। बच्चों, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें लेंस सूत्र के तो बच्चों 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाता है? 1/f होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ये कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो बच्चों, दाढ़ी बनाने में जो उपयुक्त दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए करके इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बच्चों, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर है। इसमें ये कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? बच्चों, अगर फोकस दूरी जो प्लस होती है वो उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसीलिए जो 20 सेंटीमीटर प्लस दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, मतलब समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, या दूसरा ऑप्शन दिया है तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि तेलीय कागज होता है। पहला नंबर ऑप्शन पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक और इनमें से कोई नहीं। बच्चों, तेलीय कागज जो होता है वो पारभाषक के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इस बच्चों तो प्रकाश की रेखा जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चों, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों, इसका ऑप्शन एक ही है, और ये निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, और लगभग हवा में भी यही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। इसमें यह कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है? बच्चों, इसका जो आंसर है वो आवृत्ति, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। वो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रकाश है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊर्जा का एक रूप, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंग और इनमें से सभी। बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि प्रकाश जो है ऊर्जा का भी एक ऊर्जा का रूप है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 में कह रहा है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बच्चों पहला नंबर दिया है प्लांक, मैक्सवेल, न्यूटन और आइंस्टीन। बच्चों ये जो प्रकाश की कणिका का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये न्यूटन ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। इस 13 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या किसने की। बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो सफल व्याख्या है वो आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन साहब ने किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। बच्चों इसका जो आंसर होगा, आंसर ए होगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगले प्रश्न है प्रश्न 15 है, कह रहा है किस दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो बच्चों ये जो दर्पण होता है ये समतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में अंतर होता है। उत्तल दर्पण में भी अंतर होता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। इसमें ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। बच्चों गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो होता है R बराबर 2F, और अगर हम F की बात करें तो ये होता है R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। क्या होगी? आधी होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। इसमें यह कह रहा है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बच्चों अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। इसका जो आंसर होगा आंसर सी होगा, यानी दोनों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों कह रहा है कि न्यूटन का सूत्र है। तो बच्चों न्यूटन का जो सूत्र होता है वो XY=F² होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। इसमें यह कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में आवर्धन का सूत्र है। बच्चों गोलीय दर्पण में जो आवर्धन का सूत्र होता है वो M बराबर HI/HO भी होता है, M बराबर -V/U भी होता है और M बराबर 1 -V/F भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों सोलर कुकर में ये अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि किस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब होता है बच्चों वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो ये समतल दर्पण में बराबर होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। आइए अगला प्रश्न में है, कहता है परावर्तन दूरबीन में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों परावर्तन दूरबीन में ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों ये उत्तल दर्पण का होता है और इसलिए इसमें इसका जो प्रयोग है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ियों में। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें यह कह रहा है कि यदि
u बराबर -40 सेंटीमीटर, f बराबर +20 सेंटीमीटर, तो v का मान ज्ञात करें। बच्चों इसका आंसर हमें प्राप्त करने के लिए दर्पण सूत्र से चलना होगा, जिसमें आपको दिया हुआ है u का मान आपको दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर और f का मान दिया हुआ है बच्चों, f का मान आपको प्राप्त है +20 सेंटीमीटर और ये पूछ रहा है v का मान ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों दर्पण सूत्र से चलेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। बच्चों इसमें v का मान नहीं दिया हुआ है, 1/u, u का मान आपको दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर और बराबर 1/f। और f का मान बच्चों आपको दिया हुआ है 1/v प्लस और ये 1/40 और ये बराबर आपको दिया हुआ है बच्चों v का मान 20 सेंटीमीटर। तो समझते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/40 और बराबर 1/1/20। अब यहाँ पर समझते हैं बच्चों, ये माइनस में उधर जाकर हो जाएगा, बराबर कुछ पार जाने के बाद प्लस हो जाता है, तो 1/20 और प्लस में 1/40, ये 1/v इक्वल टू, इसमें बच्चों लोसो लेंगे तो आपको 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बार में और ये 1 बार में। बच्चों ये 1/v इक्वल टू 3/14 यानी 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 40 और v इक्वल टू हो जाएगा 40/3। अब अगर बच्चों हम इसको पूर्णांक में लिखने की बात करें तो ये हो जाएगा 13.1/3 सेंटीमीटर। बच्चों जो ऑप्शन में आपको जो मिल रहा है वो डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, आपको दिया हुआ है यानी कि f बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर जो कि माइनस में होगा और पूछ रहा है कि r का मान ज्ञात करना है। तो r बराबर आपको बच्चों सूत्र होता है r बराबर 2f, इसमें 2 गुना f का मान हो जाएगा -10, तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ माइनस प्लस की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम ये दूरी को 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई प्रकार का माइनस नहीं दिया हुआ है और इसमें भी माइनस नहीं था, इसलिए इसका जो आंसर होगा आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में ये कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होता है। बच्चों ये जो प्रश्न है ये अवतल दर्पण की स्थिति से संबंधित है, वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसमें जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो वह स्थिति में दर्पण की दूसरी ओर आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, आपसे हमें मोटिवेट मिलता है। चलिए धन्यवाद।